हीना वॉइस में आपका स्वागत है। बस अब और नहीं। दिशा, अब मैं पापा से जाने के लिए कैसे कहूँ? कहना तो पड़ेगा ही सौरभ। हमने उनका ज़िंदगी भर का ठेका तो ले नहीं रखा है। वंश के लिए हमें उनका थोड़ा सपोर्ट चाहिए था, सो हो गया। पानी पीने के लिए रसोई में जाती हुई अर्चना जी के कानों में बहू के शब्द पिघलते हुए शीशे के समान लगे, जिसे वो अपना सहारा समझ रही थी। वो तो उसका इस्तेमाल कर रहा था और अब वे यूज़ एंड थ्रो हो गई थी। हे भगवान, कैसा कलयुग है। अपने कमरे में आकर वो फूट फूट कर रोने लगी। विवाह के 10 बरस बाद भी जब उनकी गोद संतान सुख से सोनी ही रही तो वे निराश हो गई। फिर एक दिन मंदिर से लौट रही थी तो सीढ़ियों से उतरते समय अचानक उन्हें चक्कर आ गया। पति नीलेश तो घबरा ही गए। तुरंत पत्नी को लेकर हॉस्पिटल पहुंचे। अर्चना का चेकअप करने के बाद जब डॉक्टर ने उन्हें पिता बनने की बधाई दी तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। 9वें महीने में सौरभ का जन्म हुआ तो अर्चना का घर बच्चे की किलकारी से गूंज उठा। बेटे को पालने पोसने पढ़ाने लिखाने और उसे MBA कराने में कब उनके बाल सफ़ेद हो गए, उन्हें पता ही नहीं चला। बेटे को मुंबई महानगर में नौकरी मिल गई। वो चला गया और एक बार फिर से उसका घर सूना हो गया। सोचने लगी 1-2 साल में बहू आएगी, पोते पोतियों से घर में रौनक होगी और पति पत्नी को जीने का एक सहारा मिल जाएगा। लेकिन एक दिन सौरभ ने अपनी शादी की खबर सुनाकर उनकी सभी इच्छाओं पर पानी फेर दिया। उसने वहीं पर एक विजातीय लड़की जो उसकी सहकर्मी थी, उससे विवाह कर लिया। सौरभ की पत्नी जब गर्भवती हुई तब उसे अपने माता पिता की याद आई। उसने अर्चना जी से कहा कि माँ, इस समय हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। डॉक्टर ने आपकी बहू रुचिका को बेड रेस्ट कहा है। सुनकर नीलेश बाबू तो बहुत क्रोधित हुए। बेटे को मतलबी स्वार्थी कहा, लेकिन माँ की ममता के आगे उन्होंने अपने घुटने टेक दिए। सोचा बेटा ही तो हमारा एकमात्र सहारा है, उससे नाराज़गी कैसी। बस अपने ऑफिस में प्री रिटायरमेंट की अर्जी देकर अपने घर के दरवाजे पर ताला मारा और पति पत्नी चल दिए मुंबई, बेटे बहू से मिलने। और मुंबई शहर देखने के उत्साह में सफ़र कैसे कट गया उन्हें पता ही नहीं चला। एक दिन तो अर्चना जी को वहाँ के तौर तरीके समझने में लगा और फिर अगले दिन से ही दोनों पति पत्नी की ड्यूटी शुरू हो गई। सौरभ तो लंच लेकर सुबह ही ऑफिस के लिए निकल जाता। बाहर का सारा काम नीलेश बाबू को ही करना पड़ता। रुचिका तो बिस्तर पर लेटे लेटे ही लैपटॉप पर अपने ऑफिस का काम करती। उसे सुबह की चाय से लेकर रात को दूध देने तक की जिम्मेदारी अर्चना जी की ही थी, जो वे पूरी निष्ठा से निभा रही थी। रात को बेटा जब अपने कमरे में जाता तब थके हारे पति पत्नी भी अपने कमरे में आकर निढाल हो जाते थे। 9 महीने पूरे होने ही सौरभ और रुचिका एक पुत्र के माता पिता बन गए और अर्चना जी दादी बन गई। दादा दादी बनकर दोनों की खुशी दोगुनी हो गई तो काम भी डबल हो गया था। बच्चे की छोटी छोटी चीज़ों के लिए नीलेश बाबू को ही बाजार जाना पड़ता था। घर में नौकरानी होते हुए भी अर्चना जी को बच्चे को संभालना और बहू की तीमारदारी करनी पड़ती थी। सोचा था पोते के साथ खेलूंगी, लेकिन रुचिका बच्चे को दूसरी नौकरानी के हवाले कर सास को किचन संभालने का आदेश दे देती थी। सौरभ ने अपने बेटे वंश की पहली सालगिरह की पार्टी एक बड़े होटल में रखी। दोनों खुश हुए कि मुंबई शहर देखेंगे। एक साल में तो नीलेश बाबू ने घर से बाजार तक की यात्रा की थी। अर्चना जी को तो वह भी नसीब नहीं हुआ था। पार्टी में जाने के लिए बेटे बहू के साथ जब ये दोनों भी तैयार हुए तो बेटे ने यह कहकर ले जाने से मना कर दिया कि वहाँ के शोर शराबे में आप लोगों का दम घुट जाएगा। नीलेश बाबू चाहकर भी नहीं कह पाए कि हमारा दम तो तुम दोनों के व्यवहार से ही घुटा जा रहा है। देखते देखते 3 बरस गुजर गए। वंश अब बोलने लगा था। दादा दादी कहकर अर्चना जी के पीछे दौड़ता तो पोते की बाल सुलभ क्रियाओं में दोनों सब कुछ भूल जाते। वंश का स्कूल में दाखिला हो गया। सौरभ रुचिका भी अपनी अपनी ड्यूटी पर नियमवत जाने लगे। अब अर्चना जी खाली रहने लगी। शाम का इंतज़ार करती कि वंश स्कूल से आए तो उसके साथ हंस बोले। अर्चना जी की तबीयत ज़रा नासाज थी।
बिस्तर पर लेटी हुई थी। नीलेश जी उनके लिए दवा लेने गए थे। तभी उन्हें प्यास लगी और पानी लेने रसोई में जाने लगी तो बहू की बात सुनकर बिना पानी लिए ही वापस कमरे में आकर रोने लगी। नीलेश बाबू दवा लेकर लौटे तो पत्नी की आंखों से बहते आंसुओं में उन्होंने बेटे बहू की स्वार्थ पूर्ति की पूरी गाथा पढ़ ली। कुछ दिनों पहले ही उन्हें इस बात की भनक लग चुकी थी, लेकिन पत्नी के पुत्र मोह के आगे वे चुप रह गए। अब तो कुछ बचा ही नहीं था। शिकायत करना उनका स्वभाव था नहीं, इसलिए अपनी सेहत ठीक ना होने का बहाना कर बेटे से तत्काल टिकट करवाने को कहा। अगले ही दिन दोनों वापस अपने शहर आ गए। दोनों की वापसी ने कई रिश्तेदारों के लिए द्वार खोल दिए। कभी भाई का बेटा उन्हें अपने साथ ले जाने की खुशामद करता तो कभी ननद की बेटी उन्हें अपनी मदद के लिए उपयुक्त समझती थी। लेकिन दूध का जला तो छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। वे उनके साथ जाने के लिए साफ मना कर देती। दोनों एक दूसरे का साथ पाकर बहुत खुश और सुखी थे। एक दिन बाजार से लौटते समय अर्चना जी की नज़र वृद्धाश्रम के बोर्ड पर पड़ी। वे पति से अंदर चलने की विनती करने लगी। पत्नी के आग्रह को नीलेश बाबू टाल न सके। अंदर जाकर जब उन्होंने सबसे बात की तो पता चला कि उन सभी के बेटे बेटियां उन्हें अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करते हैं और फिर यहीं लाकर पटक देते हैं। उससे भी ज़्यादा हैरत वाली बात यह थी कि कुछ युवा दंपत्ति भी वहां आकर अपने मनपसंद वृद्ध अथवा वृद्धा को अनाथ बच्चे की तरह गोद ले लेते थे और 4-6 महीनों या साल भर में जब उनका उद्देश्य पूरा हो जाता था तो वे उन्हें बोझ समझकर वापस यहीं छोड़ जाते थे। उनकी व्यथा सुनकर दोनों की आंखें भर आई और तभी उन्होंने निश्चय किया कि बस अब और नहीं। उन्होंने प्रण कर लिया कि किसी भी बुजुर्ग की भावनाओं से खिलवाड़ अब वे हरगिज़ नहीं होने देंगी। उस रात उन दोनों ने वही बिताई और सब कुछ तय कर लिया। आश्रम वासियों को समझाते हुए अर्चना जी बोली, अब आप लोगों को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। जब आप सभी लोग सक्षम और क्रियाशील हैं तो ईश्वर की दी हुई जिंदगी का भरपूर आनंद उठाइए। आज से आप सभी अपनी अपनी पसंद का कार्य करके आत्मनिर्भर बनेंगे। सुनकर सभी बहुत खुश हुए और एक स्वर में बोले, हाँ हाँ, अब और नहीं। नीलेश बाबू अपनी पत्नी का ऐसा रूप देखकर चकित थे। बेटे द्वारा दी गई पीड़ा ने उन्हें और भी मजबूत बना दिया था। अर्चना जी ने सबके पसंद के कार्यों और उनके हुनर की एक लिस्ट बनाकर उसे व्यवसाय का रूप देना आरंभ कर दिया। नीलेश बाबू सरकारी मुलाजिम थे। सरकारी दांव पेच को अच्छी तरह से जानते समझते थे, इसलिए कागजी कार्रवाई में उन्हें कोई खास परेशानी नहीं हुई। महिलाओं ने अचार, पापड़, जैम, मुरब्बा, मसाले इत्यादि तैयार करने में अपनी कौशलता दिखाई। गर्मी में कपड़े के बैग, थैलों की सिलाई और सर्दियों में स्वेटर बुनाई का काम होने लगा। पुरुषों में कुछ तो साइकिल रिपेयरिंग, बुक बाइंडिंग वर्क करने लगे तो कुछ अखबारों की थैलियाँ बनाने में जुट गए। कुछ गरीब बच्चों को ट्यूशन देने लगे। थोड़ी आर्थिक समस्या आई तो अर्चना जी ने बेहिचक अपने जेवर गिरवी रख दिए। दिन भर काम, शाम में भजन कीर्तन और रात को सुकून की नींद लेने में सबके दिन मज़े में कटने लगे। जिन आँखों से रात दिन आंसू बहते रहते थे, उन आँखों में अब नए सपने पलने लगे थे। बेटे बेटियों के पास जाना अब उन्हें गंवारा न था। वे सभी अपनी आत्मनिर्भर जिंदगी से बहुत खुश थे, संतुष्ट थे। नीलेश बाबू भी अपने घर में किराया लगाकर पत्नी संग यही रहने लगे और वृद्धाश्रम का नाम अर्चना निवास रख दिया, जहां अर्चना की अमृत वर्षा होती थी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।